निरपेक्ष यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। निरपेक्ष एक शब्द मात्र है, इसके कई अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं और इसे सापेक्षता के साथ भी जोड़ के समझा जा सकता है, जिसके बिना कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा। अपने जमाने के महानतम वैज्ञानिक, उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत के ऊपर ही अपना आविष्कारों की भूमिका रखी। सापेक्षता का उल्टा अर्थ निरपेक्षता है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो जो सिद्धांत थे, आज उसी सिद्धांत को चुनौती दी जा रही है, क्योंकि निरपेक्षता ही अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। और सापेक्षता की तुलना हमेशा निरपेक्षता के साथ ही की जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हर पल, हर क्षण नया संतुलन स्थापित होता है। वही प्रक्रिया हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी हर गतिविधि, हमारे हर विचार में यही गतिविधि हर पल, हर क्षण परिवर्तनशील। जब हर चीज ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में परिवर्तनशील है, तो सापेक्षता की तुलना किससे करें? हमारा उद्देश्य आज इस बात का नहीं है कि हम वैज्ञानिक, साइंटिफिक किसी विचार को आगे बढ़ाएं। हम इस YouTube चैनल के माध्यम से सिर्फ एक संदेश, एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम जो भी गतिविधि कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, उसे निरपेक्ष भाव से अगर हम अपने आप को
अपने जीवन के हर पहलू को अगर समझेंगे तो मेरा ऐसा अनुमान कि अधिक उचित होगा। बाकी निर्णय तो आपको करना है, मगर मेरा ऐसा नहीं। हमारी बुद्धि जो इन सब बातों को निर्धारित करती है कि सापेक्षता क्या है, निरपेक्षता क्या है, इसका एनालिसिस जो है हमारी बुद्धि करती है, हमारा मस्तिष्क करता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये देश काल समय में जो बदलाव होते गए उसके हिसाब से हमारा मस्तिष्क इस भाव को निर्धारित करता है। क्योंकि हर सभ्यता में, हर संस्कृति में अलग अलग तरह से मानव जाति का विकास हुआ है, जिसे हम जेनेटिक विरासत, हेरिटेज भी कह सकते हैं। तो स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति का विकास अलग तरह से हुआ है, यूरोप में इसका विकास अलग तरह से हुआ है, यूएसए वहाँ पे इसका विकास अलग तरह से हुआ है, चीन, चाइना, वहाँ पे सभ्यता का विकास अलग तरह से हुआ है, और कई जगह पुरानी सभ्यताओं का विकास का प्रभाव पड़ा है। वहाँ पे ये विकास स्वयं नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग भूभागों में मानव जाति को अपने विकास के लिए जो अवसर मिले हैं वो उनकी तुलना नहीं की जा सकती। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर वहाँ के मूल निवासियों की बात अगर हम छोड़ दें, आज के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेनेटिक प्रॉब्लम्स, उनका स्ट्रक्चर की तुलना भारतीय संस्कृति के साथ में नहीं की जा सकती। वहाँ अभी सिविलाइजेशन का विकास 600-700 100 years, 200 years, 300 years। आप अगर देखें तो अमेरिका इमिग्रेंट्स, वहाँ पे जनसंख्या यूरोप से और पूरे विश्व से वहाँ पर गई
और उन्होंने मिलकर एक राष्ट्र की कल्पना की, जिसे हम अधिक से अधिक 1000 वर्ष भी ले लें तो उसकी तुलना भारत वर्ष से नहीं की जा सकती, जहां विचारों का उद्गम अर्थात लिखित, अगर साहित्य की बात करें, अर्थात वेद है, पुराण है, और उसके बाद जो भी उपनिषद है, जो भी दर्शन उनमें डेवलप किया गया, वो विश्व में कहीं नहीं किया। तो भारतीय जन समुदाय पर इसका प्रभाव, इसका जेनेटिक विकास अलग तरह से हुआ होगा, अमेरिका में अलग तरह से हुआ होगा, चाइना में अलग तरह से हुआ होगा, क्योंकि समय को, अतीत को वर्तमान के साथ में जोड़कर ही भविष्य की कल्पना की है। इसलिए निरपेक्ष भाव भारतीय संस्कृति में अलग होगा और विश्व की दूसरी संस्कृतियों में अलग होगा। मगर निरपेक्ष भाव क्यों आवश्यक? क्योंकि वर्तमान स्थिति में विश्व एक सामूहिक प्रयासों, आज जो समस्याएं हैं उसमें समस्याओं का समाधान अलग अलग तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। हमें सम्मिलित प्रयास करना ही होगा, अर्थात विचारों का आदान प्रदान जब तक हम निरपेक्ष भाव से नहीं करेंगे, एक सुनिश्चित, एक स्पष्टता हमारे मेल मिलाप में लाना असंभव है। अब आप कल्पना कीजिए कि जलवायु परिवर्तन क्या भारतीय या इस महाद्वीप की जरूरत नहीं है? क्या अमेरिका इससे अलग रह सकता है? क्या यूरोप इससे अलग रह सकता है? क्या चाइना इससे अलग रह सकता है? ये असंभव है। तो जलवायु परिवर्तन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्रदूषण हो, ये सब समस्याएं वैश्विक है। तो जब तक निरपेक्ष भाव नहीं होगा, अगर हर राष्ट्र अपने अपने हिसाब से इन्हें परिभाषित करेगा, इनकी आवश्यकताओं को प्रभावित करेगा, तो एक सर्वमान्य समाधान की कल्पना कैसे की जा सकती? इसलिए वैश्विक दृष्टिकोण को, वैश्विक समझ को, वैश्विक आवश्यकताओं को जो भी समस्याएं हैं
उनके समाधान को तलाश करने के लिए निरपेक्ष अर्थात तटस्थ भाव से जो ना जिसे कहते हैं ना राइट विंग और लेफ्ट विंग, इस तरह के विचारों में उलझकर एक सर्वमान्य सिद्धांत का विकास नहीं किया जा सकता। अब इसके साथ में जब हम एक वैश्विक निरपेक्ष भाव की बात करते हैं तो हम समुदाय की बात करते हैं, मगर समुदाय बनता किससे? व्यक्ति से। एक व्यक्ति अपने आप में एक बौद्धिक प्राणी और हर प्रत्येक नागरिक अपने हिसाब से भाव व्यक्त अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करता है। ये उद्देश्य हर व्यक्ति अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी शारीरिक क्षमता, अपने परिवार की आर्थिक क्षमता, उसे कैसी शिक्षा मिली है, वो जिस समाज में रह रहा है वहां पर किन रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, इससे वो प्रभावित होकर अपने जीवन को सफल बनाने का, कुछ प्राप्त करने का, अपने जीवन काल में कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य बना। ये लक्ष्य स्थायी नहीं, यहां भी परिवर्तन होता है। आप अपने बीते हुए सालों की याद करें कि कल आप क्या सोच रहे थे और आज क्या आप सोच रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन होता है। क्योंकि प्रतिक्षण जब यूनिवर्स में परिवर्तन होता है तो आपके शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, आपके विचारों में भी परिवर्तन हो रहा है। अर्थात जो निरपेक्षता का सिद्धांत है वो यहां भी लागू होता है, क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्ट चाहता है, सुख चाहता है। हर व्यक्ति जिसे कहते हैं कि संतोष चाहता है। हर व्यक्ति ब्लिस, जिसे हम आनंद कहते हैं, उसकी तलाश में रहता है। अब इन सभी व्यक्तिगत लक्ष्यों को आप एक भाव में तो नहीं देख सकते। हर व्यक्ति अगर अपने जीवन का उद्देश्य अलग अलग निर्धारित करेगा, अपने सुख के लिए, अपनी कंफर्ट के लिए, तो कोई आर्थिक सुख चाहेगा अर्थात भौतिकता का सुख चाहेगा, कोई शारीरिक सुख चाहता है, कोई समाज में प्रतिष्ठा का, स्टेटस का सुख चाहता है, कोई ओलंपिक में अपनी श्रेष्ठता निर्धारित करना चाहता है, कोई
रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, मैनेजमेंट में अलग अलग सबके जीवन के उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ भी जरूरत तो इस बात की सर्वमान्य है कि निरपेक्ष भाव से हर व्यक्ति इन चीजों, अपने जीवन के उद्देश्यों को एक स्पर्शता के साथ में दूसरे के साथ में इस तरह से रखे कि आपस में टकराव। तो सामाजिक, राजनीतिक जो समीकरण होते हैं, जो समझ होती है, उसमें भी इसकी भूमिका बहुत अधिक है। जब तक हम सब मिलकर यह निर्धारित नहीं करेंगे कि संपन्नता, एक व्यक्ति के पास में इतनी संपत्ति होनी चाहिए और एक व्यक्ति की जीवन की आवश्यकता के अनुसार अगर कोई निर्धन है, अर्थात पुअर और प्रॉस्परस, इनके बीच में अगर सापेक्षता ही रहेगी तो समाज में जो निर्धन है और जो धनवान है, इनके बीच में टकराव अनिवार्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं निरपेक्ष भाव से हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि निर्धनता की सीमा क्या होगी और संपन्नता की सीमा क्या होगी, अर्थात मध्यम वर्ग को हमें निर्धारित करना पड़ेगा। ये तथ्यों को, ये इन बातों को मैं आपसे इसलिए भी इसके बारे में जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि क्रांति का आगाज जिसे कहते हैं वो इसी कारण होता है कि हम कुछ लोगों को अलग तरह से जीने का अवसर देते हैं और कुछ लोगों की आवश्यकताओं को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम उनको समाज में जो है, अपनी राजनीति में उनको, उनकी आवश्यकताओं को, उनके विचारों को हम निर्धारित ही नहीं कर पाते। जैसे आज की तारीख में आप देखिए कि किसान अपने आप को एक अलग समस्याओं से ग्रस्त पाता है। जो उससे थोड़ा सा अलग श्रमिक वर्ग है या वर्ग है, उसकी आवश्यकताएं अलग है। जो लोग माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेस जब व्यवसाय करते हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। आप सोचिए, क्या एक डॉक्टर और एक इंजीनियर और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जैसे अपने आर्थिक हितों का, अपने प्रोफेशन के हितों को आपस में कभी चर्चा करते हैं? क्या निरपेक्ष भाव से
उन्हें सर्विस सेक्टर तो कहा जाता है, मगर उस सर्विस सेक्टर में अपना योगदान, अपना अंशदान क्या वो किसी निरपेक्ष भाव से करते हैं? मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए जो शिक्षा है उसे निरपेक्ष भाव से हर छात्र को देना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी है, होनी चाहिए। चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो या किसी भी शास्त्र की, उसमें भी निरपेक्षता होना अति आवश्यक है। इससे ही हमारा आने वाली पीढ़ी या भविष्य का निर्धारण होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से समाज में एक निरपेक्ष भाव से हर तरह की शिक्षा, जो जैसा भी गरीब हो चाहे अमीर हो, वो किस तरह से प्राप्त कर सकता है समान शर्तों पर। ऐसा नहीं कि जो साधन संपन्न, जो जिनके पास में आर्थिक साधन है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अलग अधिकार हो, जिनके पास में ये नहीं है उनको अलग तरह से शिक्षा का अवसर मिले ही नहीं, और मिले तो उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जैसे जिसे संपन्न वर्ग के छात्र प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि इससे भी फिर टकराव की स्थिति हो जाती है। आज हम भारत में ये चीज देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल अलग तरह से अपने छात्रों को, और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो सामाजिक संस्थाएं अपने स्कूल हैं, उनके छात्रों के पाठ्यक्रम एक हो सकते हैं, मगर उनको पढ़ाने वाले शिक्षक का स्तर तो बहुत अलग अलग है। सेंट स्टीफेंस दिल्ली के कॉलेज के शिक्षकों की तुलना आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज के शिक्षक वर्ग से नहीं कर सकते। ये तथ्य है, ये सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। ये भेदभाव जो है ये एक दिन में खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें सचेत होना आज आवश्यक है। अगर हम नहीं होंगे तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो पूर्वाग्रह से वो बायस हो जाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि बॉम्बे में रहने वाला नागरिक, बेंगलुरु में रहने वाला नागरिक, जो दिल्ली में रहता है या जो कलकत्ता में रहता है, इन सभी के दृष्टिकोण, आर्थिक विकास हो या दूसरे कोई भी विकास हो, उनका दृष्टिकोण अलग अलग बन जाता है। वो यूपी में रहने वाले लोगों को भैया कहते हैं। उनकी दृष्टि में ये लोग यूपी से, बिहार से लोग आते हैं, ये बौद्धिक स्तर पर उतने सक्षम नहीं है। इससे भी, जिसे हम कहते हैं कि एक संगठित राष्ट्र की कैसे कल्पना की जाए,
जब उसके नागरिकों का आपस में भाईचारे का, हार्मोनी का, इस भाव के साथ में सोचने का नजरिया जिसे कहते हैं या एटीट्यूड जिसे कहते हैं टूवर्ड्स लाइफ, वो अलग अलग हो, तो निरपेक्ष इसका भविष्य कैसे निर्धारण होगा, ये सब जो है विचार विमर्श की जो जरूरत है, इसके लिए जागरूकता फैलाने का पहले साधन अलग थे, उतने प्रभावी नहीं थे। मगर आज सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास में आज मोबाइल है, कहीं कोई भी घटना होती है वो तुरंत फैल जाती है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे आंदोलन हुआ, कहाँ पे हत्या हुई, हत्या अगर राजनीतिक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, उनका बुलडोजर कैसे चल रहा है, वो बुलडोजर की तस्वीर टेलीविजन पर स्पष्टता के साथ में दिखाई जा रही है कि देखिए ये हो रहा है। कई आंदोलन होता है, जैसे अभी हमारी सेनाओं ने एक अग्निवीर की योजना प्रस्तुत करी, तो उसके विरोध में जो भी हुआ कि देखिए ये ट्रेन में कैसे आग लगाई, देखिए ये कौन उपद्रवी है, उपद्रवी कैसे पथराव कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जागरूकता का आज स्तर बहुत अलग है और इसका फौरन इसके रिएक्शन चालू हो जाते हैं। वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर क्या सही है क्या गलत है, ये निरपेक्ष भाव से कोई भी न्यूज चैनल ये स्पष्टता सामने रखती है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाना है, अपने दर्शक वर्ग को आगे बढ़ाना है। उनके कमर्शियल इंटरेस्ट ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि एक निरपेक्ष भाव से बताएं, जानकारी दें। मगर ऐसा बहुत कम होता है। यूट्यूब पर भी आप देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, ट्विटर पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने का प्रयास ज्यादा होता है, बजाय इसके कि उन्हें किसी भी समाचार में निरपेक्ष भाव से सूचित किया जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि समाज में हर तरह का जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो समाज में टकराव